प्यारे बच्चों, आज से हम पढ़ते समय अपने बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे। अब तक हमने अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 का 7वां पाठ हमने पढ़ा है और इसमें कौन कौन से गृह कार्य बच्चों को अभी भी दुविधा होती है कि मैंने कौन कौन से गृह कार्य किए हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, सुलेख लेखन, किसी भी भाषा के लिए उसका लिखित अभ्यास और उसका पठन अभ्यास, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक पेज सुलेख लेखन लिखना है और उसके बाद मैंने आपको बताया है पठन अभ्यास के लिए। पठन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पठन अभ्यास मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें करके आपको बताया हुआ। तो कैसे पढ़ते हैं पठन अभ्यास में, हमें कैसे पढ़ना है। अल्प विराम पे कम देर रुकना होता है, पूर्ण विराम पे अधिक देर रुकना होता है, और जो संवाद कैसे बोले जाते हैं, जो पात्रों के संवाद होते हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो ये है, ये हमें तभी आएगा जब हम इसका अभ्यास करें। तो आपको पहले मेरा पठन जो मैंने किया है पाठ का, उसको ध्यान से सुनना होगा। उसको आप 1 या 2 बार सुने और उसके बाद अपने पाठ का कम से कम 3 बार पठन अभ्यास करें, क्योंकि एक यही जो अभ्यास का काम है ये हमारा छूट रहा है। क्लास में तो बच्चों की एक करके सबकी बारी आती है, पठन अभ्यास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका अपनी तरफ से कम 3 बार पठन करना है। और मैंने वीडियो में ही होमवर्क दे रखा है। कुछ बच्चे कहते हैं गृह कार्य कब मिलता है, ऐसा कोई वीडियो नहीं होता है, इसके अंदर मैंने आज तक गृह कार्य नहीं दिया। तो एक इसका सुलेख लेखन आपका हो गया और दूसरा गृह कार्य हो गया। इस पाठ को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग शब्दार्थ और मुहावरे। इस पाठ में कठिन शब्द बहुत हैं, जो अभी तक कठिन किसे कहते हैं, जो हमने अभी तक ना पढ़ा या पहली बार पढ़ रहे हैं। तो शब्दार्थ और मुहावरों को अलग अलग करके लिखें। हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या दिया है, दोनों को एक साथ मिला के रखा हुआ है। इस कारण बहुत परेशानी होती है, बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि ये तो शब्दार्थ है और ये जो है ये मुहावरा है। तो मुहावरा और शब्दार्थ में क्या अंतर होता है, पहले ये जान लिया जाए। शब्दार्थ जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ सीधा दिया रहता है। जैसे डील डॉल है, डील डॉल का अर्थ क्या है, लंबाई चौड़ाई कद काठी, ये शाब्दिक अर्थ है। और मुहावरा क्या होता है, वो शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होके न होके कोई और अर्थ देता है। जैसे दिल कांप उठना या हृदय भर आना, ये सब मुहावरे हैं। हृदय भर आना, इसका अर्थ है व्याकुल हो जाना। इसका अर्थ क्या है बच्चों, व्याकुल हो जाना, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। इसका है हृदय भर आना। क्या हृदय कभी भरता है? हृदय कोई पानी या गिलास तो नहीं है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ना होके इसका अलग अर्थ होता है, इसको मुहावरा कहा जाता है। तो हम एक शब्दार्थ को अलग लिखेंगे और दूसरा है जो मुहावरे हैं उनको अलग लिखेंगे और याद करेंगे। तो ये हमारी नोटबुक में लिखा जाएगा। शब्दार्थ और मुहावरों को अलग अलग लिख कर के याद करना है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक और बात कि इसको याद भी करना है। अब हम लोग इन मुहावरों और शब्दार्थ को भी अलग कर देते हैं। कई बच्चों को अभी भी परेशानी है कि इसमें कौन शब्दार्थ है और कौन मुहावरा है। तो मैं पहले पाठ के शब्दार्थ को पढ़ देता हूँ। कौन है शब्दार्थ? शब्दार्थ है डील डॉल, चौकस, नाग, थान, लाचार, निश्चय, नकेल, बैल, नकेल के बाद में है वार,
संकट, उसके बाद है कांजी हौस, खलबली मचना, नीलाम करना, जुगाड़। तो ये थे हमारे शब्द अर्थ। अब आ जाते हैं मुहावरे कौन। मुहावरे को भी हमें अलग करके लिखना है। तो मुहावरे हैं, हमारा पहला मुहावरा है हृदय भर आना, और इसका अर्थ है भावुक हो जाए। इनको अलग करके हम लिखेंगे नोटबुक में और साथ साथ याद करेंगे। दूसरा मुहावरा हमारा पाठ का है गले लगाना। इसका अर्थ होता है प्यार करना। गले लगाने का अर्थ है प्यार करना। अब हमारा तीसरा मुहावरा है खाली हाथ लौटना। इसका अर्थ है बिना कुछ पाए लौटना। खाली हाथ लौटने का, बिना कुछ पाए लौटना। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है हृदय कांप उठना, डर जाना, घबरा जाना। इसका क्या अर्थ है? डर जाना या घबरा जाना, हृदय कांप उठना। और ये अंतिम मुहावरा है आव न देखा ताव, बिना सोचे समझे। न सोचा न समझा, पुस्तक में लिखा है न सोचा न समझा या बिना सोचे समझे। आव न देखा ताव, बिना सोचे समझे या ना सोचा न समझा। तो ये थे हमारे मुहावरे। हमने अभ्यास प्रश्न को भी कक्षा में उसकी समीक्षा की थी, डिस्कस किया था और उसको लिखा है। इसलिए अभ्यास जो मौखिक प्रश्न हैं हमारे, मौखिक प्रश्न के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो मौखिक प्रश्न आपको परीक्षा में कैसे आते हैं? लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं, लघु प्रश्नों के रूप में। अब हम चलते हैं, हमने पाठ के लिखित प्रश्न किए थे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी कर लिया है। अब हमें आज करना है तीसरा प्रश्न था कल्पना करो कि सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। सोचो और लिखो कि काजी हाउस में क्या क्या हुआ होगा। तो इसमें जब हमने देखा हीरा और मोती दोनों काजी हाउस में गए तो उन्होंने देखा अरे यहाँ तो बहुत से पशु हैं। उसमें थे कौन कौन? गाय थे, बैल थे, घोड़ा थी, घोड़ा घोड़ी, गधे, बकरियाँ, बहुत से जीव थे, लेकिन वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। फिर क्या हुआ? हमने देखा मोती ने क्या किया। मोती से ये नहीं देखा गया, वो बहुत गुस्सैल था, हमने पाठ में पढ़ा था। उसने रात को जब कोई नहीं था, उसने कांजी हाउस की एक कमज़ोर दीवार थी, उसको अपने सींगों की चोट से गिरा दिया। दीवार गिरते ही अधिकतर जानवर भाग गए। जो नहीं भी भाग रहे थे, मोती और हीरा ने मिलकर उनको डरा के भी भगा दिया। लेकिन हीरा ने काजी हाउस नहीं छोड़ा, वह जाने के लिए, वह भागने के लिए तैयार नहीं। हमने देखा वो बहुत समझदार था, तो उसने नहीं किया तो मोती भी नहीं गया, क्योंकि दोनों में दोस्ती पक्की थी, दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते थे, वो भी खासकर मुसीबत के समय। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि अगले सुबह काजी हाउस में खलबली मच गई। यही लिखा गया है उसमें, सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। तो काजी हाउस में क्या हुआ होगा ये हमें सोच के बताना है। तो इसमें क्या हो सकता है? जब काजी हाउस के लोग वापस आए, उन्होंने देखा अरे कोई पशु तो बचा ही नहीं, केवल 2 बैलों के। तो वे समझ गए कि यही नए थे, ये पशु नए आए थे, उनको कल ही लाया गया था और ये बहुत ताकतवर भी थे, इसीलिए उन्होंने दीवार तोड़ी होगी। तो उन्होंने सज़ा देने की ठान ली। सज़ा कैसे? सज़ा उन्होंने कहा कि जैसे कि हम जानते हैं, उनको 1 सप्ताह तक भूखा प्यासा रखा गया, उनको खाना बिल्कुल नहीं दिया गया, दिन में 1 बार पानी पिला देते थे ताकि वे मर न जाए। और उनकी सज़ा करीब 1 सप्ताह तक चली। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने दोनों को नीलाम कर दिया। नीलाम क्या होता है बच्चों? उसमें पशुओं की बोली लगाई जाती है और जो अधिक धन देता है, अधिक पैसे देता है, उसको बेच दिया जाता है।
तो यही उन्होंने किया। तो हमें इस प्रश्न में क्या लिखना कि काजी हाउस में क्या क्या हुआ होगा नीलामी से पहले, सजा से पहले। तो काजी हाउस वाले जो लोग थे वे बहुत दुखी हुए होंगे, उन्हें बहुत गुस्सा भी आया होगा। दुख क्यों? क्योंकि कोई पशु वहाँ बचा ही नहीं। गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि हीरा और मोती ने उन्हें उनके दीवार को गिरा दिया था, जानवरों को भगा दिया था। और बाकी पशु तो खुश थे क्योंकि उन्हें आज़ादी मिल गई थी। पहले वे कैद में थे, अब उन्हें आज़ादी मिल गई थी। तो ये था। तो ये सब हुआ होगा। काजी हाउस में क्या क्या हुआ? तो लोग, जो काजी हाउस के जो लोग थे, रखवाले थे, उन्होंने आया, उनके आने पे उन्होंने देखा होगा कि काजी हाउस की तो दीवार गिरी हुई है, पशु नहीं है। तो उन्होंने दुख और गुस्सा दोनों आया था। बाकी जानवरों का क्या हुआ? जानवर खुश थे क्योंकि वे आज़ाद हो गए थे। अब आई हीरा और मोती की बात। मोती तो भाग जाना चाहता था, लेकिन हीरा ने मना किया और मोती अपने मित्र को छोड़ नहीं सकता। तो ये दोस्ती के कारण वे वहीं बैठ गए। तो ये सब चीज़ें हुई होगी। तो यही हमने इसको डिस्कस किया है, इसको लिखना नहीं है। तो ये जितनी बातें हुई, जो खलबली मच गई काजी हाउस में, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, आप बताइए। अगर आप भी वहीं होते तो क्या होता? इसमें सबसे ज़्यादा खुशी पशुओं को हुई और हीरा और मोती को भी, क्योंकि वे जानते थे कि आज़ादी का सुख क्या होता है। क्योंकि उन्होंने गया के घर में रह के ये बात सीखी थी कि अगर पशु या कोई भी जीव अगर गुलाम होता है तो वह कभी भी सुखी नहीं होता, वो खुश नहीं रह सकता। इस कारण उन्होंने सबसे पहले सभी दुखी जानवरों को आज़ाद कर दिया, चाहे उसके लिए उन्हें बाद में सज़ा भी मिलने वाली थी। उन्हें पता था कि वे पकड़े जाएंगे, क्योंकि वे काजी हाउस को छोड़ के भागे नहीं, वे वहीं रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो पशुओं ने भी दूसरों की मदद की, दूसरे पशुओं की मदद की। तो इसमें एक सीख मिलती है कि दुखी व्यक्ति अपना दुख अधिक अच्छी तरह से समझता है, चाहे वो पशु क्यों न हो, और वैसा दुख किसी और को नहीं देना चाहता। तो ये था हमारे जो थे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, क्या क्या हुआ होगा काजी हाउस में। अब हम चलते हैं अपने व्याकरण के। इस पाठ्य पुस्तक में व्याकरण का भी जो भाग है साथ ही में दिया हुआ है अभ्यास प्रश्नों में, और एक किसके अंतर्गत आता है? भाषा से। तो आप इस समय अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लें। जब भी वीडियो में हम लोग जो व्याकरण प्रश्न करेंगे या अभ्यास प्रश्न करेंगे, आपको अपनी बुक निकाल लेनी होगी। अब ई बुक की बात नहीं है, अब सबके पास बुक आ गई है, अब हम बुक से ही पढ़ेंगे। मार्केट खुल गए हैं, बुक सब बच्चों के पास है, और हम इसको व्याकरण के भाग को पढ़ते हैं। भाषा से पहला है बोल बोल कर पढ़ो। तो शब्दों की रचना है वर्ण से। हम जानते हैं वर्ण क्या करते हैं, शब्दों की रचना करते हैं। तो ये पहला वर्ण हमारा है ड। ड से डर, ड से शब्द का निर्माण किया है डर। डील डॉल, डाली, गड्ढा, हड्डियाँ, डिब्बा, डीन। तो ये ड से बनने वाले शब्द हैं। तो व्याकरण, हमने कहा व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के हमने आपको बताया था कि व्याकरण के तो 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो हमने इस प्रश्न में देखा, हमने क्या देखा कि ड से बनने वाले शब्द जो इस पाठ में आए हैं
वो कौन है? ड एक व्यंजन है। तो हम ये शब्दों की रचना कर देख रहे हैं कौन कौन शब्दों का इस पाठ में प्रयोग हुआ है या आए हैं, हम कह सकते हैं। तो ड से डर, डील डॉल, डाली, गड्ढा, हड्डियाँ, डिब्बा, डीन। इसमें देखने वाली बात है कि जो ड है, गड्ढा, बहुत अच्छा उदाहरण इसमें दे रखा है। गड्ढा, इसमें गड्ढा, जरा बच्चों इस पे देखना कि जो ड है हल का निशान लगा है। ये हल का निशान का अर्थ होता है ये व्यंजन आधा हो गया। तो ड जो है और कम देर के लिए पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण में जरा ध्यान देखना। जैसे हमने डर कहा, डर, इसमें ड पूरा है, इसमें डर यह पूरा है, तो पूरा उच्चारण भी अधिक देर के लिए ड बोल रहे हैं। गड्ढा, ये जो ड है हल का निशान लगा है और ये इसमें हल का निशान नहीं है, मतलब ये पूर्ण है और ये हल का निशान से व्यंजन आधा हो जाता है, आप जानते हैं, और उच्चारण में भी हम कम पढ़ते हैं। तो ड व्यंजन क्या है? ड, डर, गड्ढा, गड्ढा, ड कम देर के लिए बोला जा रहा है। तो उसी तरह हम अपने दूसरे व्यंजन पे चलते हैं। ये है ध, ध का धकेल, ढेला, ढकोसला, ढोल, ढीला, ढाबा, ढेर। तो ये ड से बनने वाले शब्द हैं। तो इनको जरा बोलना है, बोल के पढ़ना है, उच्चारण भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। शब्द के बारे में भी सीख रहे हैं और उच्चारण के बारे में उच्चारण भी जानना है, पीछे पढ़ना है। ड से डर, डील डॉल, डाली, गड्ढा, हड्डियाँ, डिब्बा, डीन। और ड से धकेल, ढेला, ढकोसला, ढोल, ढीला, ढाबा, ढेर। उसी तरह ड, इसमें शब्द है गाड़ी, तोड़ा, साण, घोड़ा, कीचड़, पकड़, लड़की। आप अंतर दोनों का पता लगा पा रहे हैं, बोलते समय ही उच्चारण से हम लोग पता लगा पा रहे हैं। अगला है पढ़ा, तो इसमें गाढ़ी, गाढ़ी, दढ़ियल, ये पाठ से आया हुआ है, दाढ़ी वाले को दढ़ियल कहा गया। लुढ़क, पीढ़ा, कढ़ाई, बाढ़, बाढ़, पढ़ना। तो हमने व्यंजन और उनसे बनने वाले शब्दों का निर्माण देखा, उच्चारण भी देखा। तो एक बार दोहरा देते हैं, फिर हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो इससे वर्णों से शब्द रचना, और इसमें बहुत से शब्द तो हमारे पाठ के ही हैं, तो उसके बारे में हम एक बार इसको फिर से बोल के पढ़ते हैं। तो प्रश्न है पहला, बोल बोल कर पढ़ो। बोलने से हमारा उच्चारण का अभ्यास हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। ड, ड से डर, डील डॉल, डाली, गड्ढा, हड्डियाँ, डिब्बा, डीन। इसमें तो इनके अर्थ भी बता देते हैं, अगर कोई कठिन है। डर मतलब
घबरा जाना। ढील और लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, कद काठी जिसे हम बोलते हैं। डाली, पेड़ की डाल को डाली कहा जाता है। गड्ढा आप जानते ही हैं। हड्डियाँ, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? 206। तो वही हड्डियाँ के बारे में भी हम जानते हैं। डिब्बा, डींग का अर्थ ये नया शब्द लगता है, जो बढ़ चढ़ करके बातें करना अभिमानी व्यक्ति करता है। डींग हाँकना उसे बोलते हैं। बात को अपनी पढ़ाई करना डींग हाँकना बोलते हैं। डींग, उसमें भी ड लगा है। अब आ जाए ध से ढकेल, धक्का देने को बोलते हैं ढकेलना। ढेला, मिट्टी के बाद जो टुकड़े को हम लोग ढेला बोलते हैं। ढकोसला, जो बनावटी चीज़ें होती हैं उनको ढकोसला कहा जाता है। ढोल आप जानते हैं वाद्य यंत्र है। ढीला आपको पता है। ढाबा भी आप जानते हैं, जो सड़कों के किनारे खाने के जो स्थान होते हैं छोटे, उसको ढाबा कहा जाता है। ढेर भी आपको पता है। अब आ जाते हैं अड़ से बनने वाले हैं गाड़ी, तोड़ा, सांड, घोड़ा, कीचड़, पकड़, लकड़ी, लड़की है। अब हम आते हैं अड़ से गाढ़ी मतलब घनत्व, जैसे शहद गाढ़ा होता है तो ये गाढ़ी। दढ़ियल, यहाँ दढ़ियल दाढ़ी वाले से प्राय लुढ़क, गिरते हुए, लुढ़कते हुए। पीड़ा, दर्द को कहा जाता है। कढ़ाई, जो बुनावट की जाती है सुई द्वारा कपड़े की। कढ़ाई, बाढ़ आपको पता है, पढ़ना आपको पता है। तो ये थे हमारे शब्दों के रचना। अब हम चलते हैं, पढ़ो, समझो और लिखो। दम, बेदम। अब बे शब्दों का बे लगा के हमने विलोम शब्द बना दिया। तो हमने देखा है बच्चों, बे लगा के हम शब्दों का विलोम शब्द भी बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। पढ़ो, समझो और लिखो। दम का बेदम और वफा का बेवफा। तो यहाँ बे का अर्थ है बिना। यहाँ बे शब्द का क्या अर्थ है? बिना। तो हम इसको लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा इसके अंतर्गत आ रहा है भाषा से के अंदर है। दूसरा प्रश्न है दम का बेदम तो बच्चों बेदम का अर्थ होता है बिना। तो ये विलोम शब्द की रचना हो रही है। यहाँ दम लिखा है और आगे जो है बे लगाने पे ये बेदम बन जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो विलोम शब्द भी बन रहा है। तो दम का विलोम बेदम। दूसरा शब्द है वफा। वफा का बेवफा। इससे वफादारी के बारे में आप जानते ही हो। वफा का बेवफा। वफा का बेवफा, जो वफादारी करता है उसको हम कहते हैं वफा। और बेवफा का अर्थ होता है जो वफादारी ना करे, वफादारी के बिना। तो बे का अर्थ होता है बिना। उसी तरह वजह, वजह का बेवजह।
अब हम अपने अगला है हमारा कसूर। कसूर मतलब जिसने गलती की हो, और बेकसूर जिसकी कोई गलती ना हो। तो ये हम चलते हैं, इसको लिखते हैं। अगला शब्द है बेकसूर। बेकसूर शर्म। शर्म का अर्थ आपको पता है, लज्जा। तो इसका बेशर्म। बिना शर्म के। ये शब्द तो आपके लिए नया नहीं है, बहुत बार डांट पड़ती है, बेशर्म मत बनो। तो ये सब तो ये था। तो हमने इसमें क्या सीखा? एक और शब्द बच गया है, जान। जान का विलोम हम कह सकते हैं, या बे लगा के क्या लिख सकते हैं? बेजान। बेजान मतलब बिना जान के। तो एक है जान। बेजान। जान, बेजान। तो इन शब्दों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमने देखा कि बे लगा करके हमने एक तरह से विलोम या उल्टे अर्थ वाले शब्द ही बना दिए। पढ़ो, समझो और लिखो। दम का है बेदम, वफा बेवफा, वजह बेवजह, कसूर बेकसूर, शर्म बेशर्म, जान बेजान। तो एक बे लगा के हमने विलोम शब्दों की रचना की। तो एक बे लगा के हम जान गए कि कुछ शब्दों में बे लगाने से वे ठीक विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द बन जाते। तो एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। अगर इसके अर्थ में भी हम एक बार बताते हैं। दम मतलब ताकत, और बेदम जिसके पास कोई ताकत न हो। दम का अर्थ होता है ताकत, और बेदम का अर्थ होता है जिसके पास ताकत न हो। वफा, वफा मतलब वफादारी, जो वफादार हो। बेवफा, जो वफादार नहीं हो। अगला है वजह, मतलब कारण। बेवजह, बिना कारण। अभी आपने ये शब्द सुना होगा कि लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों को पुलिस पकड़ लेती थी। ठीक है। तो वजह मतलब कई लोगों के पास काम था, किसी ज़रूरी काम से वे बाहर जाते थे, और कुछ लोग बेवजह शायद घूमने के लिए जाते थे। तो बिना वजह, वजह का मतलब किसी कारण से, और बेवजह का अर्थ होता है बिना कारण के। नया शब्द है कसूर। कसूर मतलब गलती। एक नया शब्द है। कसूर का अर्थ होता है गलती, और उसी तरह बेकसूर का है बिना गलती। आपने सुना होगा एक वाक्य कि बेकसूर को मत सताओ, बेकसूर को मत मारो, जिसने कोई गलती नहीं की उसको हमें नहीं सताना चाहिए। उसी तरह शर्म। ठीक है, कोई गलती होती है तो हमें शर्म आती है, और गलती करने के बाद भी कोई हंसता है या उसको उसका एहसास नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वे तो बेशर्म है, उसको शर्म नहीं आ रही। तो ये था हमारा। तब आखिरी है जान और बेजान। जान जिसमें जान हो, जैसे कि पेड़ है, में जान है, और जब पेड़ को काट दिया जाता है उनकी लकड़ियाँ बच जाती हैं, तो हम कहते हैं कि तो बेजान
बिना झाग। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा प्रश्न, पढ़ो समझो और लिखो। हम अगला इसका ख भाग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको आपको अपने बुक में लिखना है और क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करना है। तो आज के लिए इतना है।